नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम यूजी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने जून 2018 से किया है और ये वर्तमान में जो हुए जून 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ तक डिस्कशन किया जाएगा और ये डिस्कशन एकदम कंप्लीट वे में किया जाएगा। इस चैनल पर 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन पूरा हो गया है और उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जून 2020 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। हमने डिस्कशन का प्रारूप 4 पार्ट में यानी कि 25-25 क्वेश्चन के रूप में रखा है, जिससे कि एक डिटेल एनालिसिस की जा सके और इससे संबंधित सभी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कवर हो जाएं, जो हमारे डिटेल में डिस्कशन में शामिल रहेंगे। तो इस प्रकार से भविष्य में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। चूँकि ये पेपर फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों इसमें ऐड है इस पीडीएफ में, तो चूँकि 1 से लेके 50 तक फर्स्ट पेपर है और 51 से 150 क्वेश्चन तक हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आज हमारी जो पहला क्वेश्चन है उसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 51 से होगी और ये डिस्कशन 75 क्वेश्चन तक चलेगा। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन था? पहला है योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। दूसरा है राजा का वशिष्ठ मंत्री। तीसरा है कबीलाई सभाओं की बैठक की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी और चौथा है गांव का मुखिया। इसके लिए आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट। थोड़ी इसकी अगर डिस्कशन किया जाए तो प्रारंभिक वैदिक काल में व्रजपति योद्धा समूहों के प्रमुख का नेतृत्व करने वाला अधिकारी था। और प्रशासनिक अधिकारी की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक युग में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या जो थी वो सीमित थी। और कुछ अगर प्रमुख अधिकारियों की बात करें तो जिनमें पुरोहित हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होते थे और यह राजा के शिक्षक भी होते थे, पद प्रदर्शक और मित्र होते थे और ये राजा के साथ युद्ध में जाते थे। दूसरा सेनानी हो गए, तीसरा ग्रामीण हो गए, चौथा स्पर्श हो गए। स्पर्श को हम गुप्तचर भी कहते हैं। पांचवा जो है उपस्थि यानी कि राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी। उपस्थि इसी को इभ्य भी कहते हैं। तो ये राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे। और व्रजपति जो है वो चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान था। यही युद्धों के समय कुलपों को संगठित कर युद्ध के मैदान में भी लेकर के जाता था। सातवां अगर हम बात करें तो रत्निन हो गया, जिसमें सेनानी, ग्रामीण, सूत यानी कि जो रथकार होते थे एवं कर्मकार को सम्मिलित रूप से रत्निन कहा जाता है। तो रत्निन में सेनानी शामिल है, ग्रामीणी शामिल है, सूत शामिल है यानी कि जो रथकार था वो शामिल है, कर्मार शामिल है। ये इनको सम्मिलित रूप से रत्निन कहा जाता था। तो इस प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुक बनने वाली पहली महिला थी? पहला है चंदना, दूसरा है खेमा, तीसरा है सुजाता और चौथा है त्रिशला। इसके लिए ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट। जो जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला जो थी वो चंदना थी। जैन जो है सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक श्राविका जो है गृहस्थ जीवन में रह करके ही जैन मत का पालन करते थे। और जैन परंपरा के अनुसार महावीर के संग में 14,000 श्रमण तथा 36,000 श्रमणियाँ थी।
और उल्लेखनीय है कि जैन संघ में पुरुषों की अपेक्षा और नारियों की संख्या अधिक बताई गई है। ये इम्पोर्टेंट है, भविष्य में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जैन संघ में पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या अधिक है। और जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री जो चंदना है वो महावीर की प्रथम शिष्या थी और जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष भी थी। और बात करें जो जैन ग्रंथों में कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती का भी उल्लेख हमको मिलता है, जिसने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया था और बाद में वो जैन धर्म में दीक्षित होकर के भिक्षुणी बन गई थी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर फर्स्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? पहला है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है हर्षचरित्र। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि अर्थशास्त्र। अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो इसका उल्लेख है कि जिस पुरुष के कोई पुत्र न हो उसकी अचल संपत्ति पर पुत्री का अधिकार हो सकता है। कौटिल्य ने स्त्री धन को शुल्क माफ करिएगा, कौटिल्य ने स्त्री को शुल्क, अन्वाध्येय, अधिवेदनिक एवं बंधुदत्त के प्रकार के रूप में लिया है। यानी कि यहाँ नोट डाउन कर दे रहे हैं, अन्वाध्येय, अधिवेदनिक एवं बंधुदत्त के प्रकार के रूप में किया है। और इस प्रकार का विचार जो है बृहस्पति एवं नारद ने भी प्रकट किए हैं। महाभारत में पुत्री का संपत्ति पर अधिकार का जोरदार ढंग से निरूपण किया गया है, परंतु अधिकांश स्मृति एवं धर्मशास्त्रों में विधवा को पति की संपत्ति के अधिकार से पूर्णतः वंचित कर दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? पहला है कंबन, दूसरा है कुलशेखर, तीसरा है मधु मधु मधुर कवि और चौथा है मामूल नार। इसका जो सही उत्तर है वो है फोर्थ, मामूल नार। नंदों की जो अतुल संपत्ति का उल्लेख जो है ह्वेन-सांग एवं समकालीन कवि मामूल नार ने किया है। और ह्वेन-सांग के अनुसार पाटलिपुत्र के जैन जो स्तूप हैं, 5 जैन स्तूपों में नंदों का 5 कोषागार संचित था। और नंद वंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए। मामूलनार नामक तमिल कवि ने नंदों व मयूरों का उल्लेख किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, रब-तक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कनिष्क और कडफिसेस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। दूसरा है अंतिम 3 मौर्य शासकों के बारे में नई जानकारी देने के लिए। तीसरा है विष्णु पूजा के प्रारंभिक रूप का वर्णन करने के लिए। चौथा है प्रारंभिक तमिल इतिहास में तटीय व्यापार का वर्णन करने के लिए। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि रब तक अभिलेख के बारे में कनिष्क और कडफिसेस शासकों के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए कथन सही है। अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या करें रब तक अभिलेख की, तो अफगानिस्तान के बघलान प्रांत स्थित रबातक नामक स्थान पर काफिर का किला नामक स्थान पर एक पहाड़ी से 1993 में इस अभिलेख की खोज की गई है। यानी कि 1993 में अफगानिस्तान के बघलान में एक रबातक नामक स्थान है, वहीं एक किला है और उसी किले के पास पहाड़ी से ये प्राप्त किया गया इस अभिलेख को।
और इस अभिलेख में कनिष्क को एक महान उद्धारक, धर्मपरायण सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा कहा गया है कि इसने नाना यानी कि पश्चिमी एशिया में पूज्य एक देवी हैं, तो उनसे राज्य प्राप्त किया था और उसे सम्राटों का सम्राट तथा देवपुत्र कहा गया है। और उसने यानी कि कनिष्क ने यूनानी भाषा के स्थान पर बैक्ट्रियन आर्य भाषा को अपने राज्य में प्रचलित कराया। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत को प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? पहला है फाहियान, दूसरा है वेनसांग, तीसरा है अल मसूदी और चौथा है अल बरूनी। इसके लिए ऑप्शन हैं 1, 2, 3 और 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अल बरूनी। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत प्रवर्तक का जो है श्रेय दिया जाता है, जिसने गुप्त संवत या वल्लभी संवत नाम से भी जाना जाता है। इस नए संवत का प्रवर्तक जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय यानी कि 390 ईस्वी में किया। और आरसी मजूमदार के अनुसार ये बताते हैं कि ये 26 फरवरी 320 ईस्वी है। तो दो तिथियां हमें मिलती हैं, एक समय जो सर्वमान्य है 319, जबकि आरसी मजूमदार जो कहते हैं वो 26 फरवरी 320 बताते हैं। और गुप्त संवत का जो है सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। गुप्त संवत का जो है सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में हुआ है। संवत के स्थापना वर्ष संबंधित सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अलबरूनी का कथन है। वह कहता है कि गुप्त संवत का प्रारंभ शक संवत के 241 यानी 241 वर्ष बाद हुआ। तो इस प्रकार गुप्त संवत का प्रारंभ जो है 241 और 78 यानी 319 में हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा है, यानी किससे कर रहा था? पहला है काजी मुगीसुद्दीन, दूसरा है काजी फखरुद्दीन, तीसरा है सफ़र कैनी और चौथा है अलाउद मुल्क। इसके लिए ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फर्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने शांति को विकास के लिए विनाश बताया, जबकि युद्ध को व्यक्ति, समाज और साम्राज्य के लिए अनिवार्य बताकर लगातार युद्ध नीति का अवलंबन करता रहा। और ये आगे चल करके अकबर एवं मुसोलिनी ने भी इसी मत को समर्थन दिया है। तो ये जो कथन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की? पहला है पृथ्वी गोल है, दूसरा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तीसरा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चौथा है पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं। इसके लिए ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि आर्यभट्ट ने ऑप्शन थर्ड यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इसकी खोज नहीं की थी। अगर हम बात करें आर्यभट्ट की प्रथम की, तो इनका जन्म जो है पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुर भी कहा जाता है, वहाँ हुआ था। और इनकी पुस्तक जो है आर्यभट्टियम थी, सूर्य सिद्धांत है और 10 गीतिका। इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आर्यभट्टियम,
आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका। आर्यभट्ट को बीजगणित का जनक भी माना जाता है और उन्होंने भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। आर्यभट्टियम पुस्तक में वो कहते हैं कि मैंने खगोल शास्त्री सिद्धांतों के सहारे समुद्र में गोता लगाया और सत्य ज्ञान से डूबे रत्न को अपनी बौद्धिकता की नाव से उबारा। उन्होंने कापरनिकस से बहुत पहले ही सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड सिद्धांत की परिकल्पना कर ली थी। और आर्यभट्ट पहले खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण का पता बताया और सर्वप्रथम उन्होंने इस साइन यानी कि जया का खगोल में प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से 1 और 2 और 4 सही हैं, थर्ड गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। सती का पहला अभिलेखी साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? पहला है भानुगुप्त का रण स्तंभ लेख, दूसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, चौथा है हर्ष का मधुबन अभिलेख। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फर्स्ट। भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख में सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। एरण अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है और इसका प्राचीन नाम अरेकीण था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। बुरुंजी का क्या अर्थ है? पहला है नेपाल के एक पहाड़ी कबीले का नाम, दूसरा है कश्मीर में हाल ही में खोजे गए 9 पाषाण स्थल का नाम, तीसरा है असम के वंशावली रिकॉर्ड और चौथा है उड़ीसा में पूजित मातृ देवियाँ। इसके लिए ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि बुरुंजी असम के वंशावली रिकॉर्ड है और बुरुंजी का अर्थ जो है असम के वंशावली रिकॉर्ड से है। और बुर्जियों ने न केवल अहोम साम्राज्य का वर्णन किया है बल्कि पड़ोसियों और जिनमें चुटिया, कचहरी और त्रिपुरा बुर्जियों हैं और जिनके साथ अहोम साम्राज्य के राजनीतिक, सैन्य और संपर्क थे। और राजेश्वर सिंहा के शासनकाल के दौरान कृति चंद्र बोखरुआ के पास कई बुरुंजियाँ थी। तो ये एक प्रकार से वंशावली रिकॉर्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जारी किए? पहला है स्कंदगुप्त, दूसरा है बुद्धगुप्त, तीसरा है नरसिंहगुप्त, चौथा है विष्णुगुप्त। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी कि विष्णुगुप्त ने गुप्त शासक में सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जारी किए। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा किसने जारी किया, तो सबसे अच्छा जो है कुमार गुप्त सेकंड द्वारा जारी किया गया, जबकि सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जो है विष्णुगुप्त द्वारा जारी किए गए। सबसे अधिक का अगर बात किया जाएगा तो कुमार गुप्त सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? पहला है चाहमान, दूसरा है चंदेल, तीसरा है चालुक्य और चौथा है चोल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि चालुक्यों की। चालुक्य काल में प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी इस राजवंश की विशेषता है। चालुक्य रानियां जो थी विदुषी तथा दानशील होती थी तथा प्रशासन में हिस्सा लेती थी। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका एक अच्छी कवित्री थी
तथा वो अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, खरोष्ठी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई थी? पहला है तुर्फान, दूसरा है कासनगर, तीसरा है कोची, चौथा है खोतान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी खरोष्ठी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि यानी कि खोतान से प्राप्त होती है। और खोतान जो है पूर्वी हान वंश के काल में एक सामान्य सा राज्य था और भारत के साथ इसका अत्यंत घनिष्ठ संबंध बहुत दिनों तक बना रहा। खोतान के मार्ग से ही बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। एक समय खोतान बौद्ध धर्म की शिक्षा का बड़ा केंद्र था। वहाँ भारतीय लिपि तथा प्राकृतिक भाषा प्रचलित थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण किए जाने की प्रथा शुरुआत की? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरुआत की। वह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। उसने चांदी का टन का 175 ग्रेन का 175 ग्रेन का एवं जो तांबा था तांबा का जीतल प्रमुख है। दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली को शुरू करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। और उत्तर भारत में एक टंका 48 जीतल के बराबर था, लेकिन दक्षिण का एक टंका 50 जीतल के समतुल्य था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर ज़कात यानी आयात कर खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था? पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है फिरोज तुगलक, चौथा है सिकंदर लोदी। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फोर्थ, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर ज़कात खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, अमृत कुंड जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया है? पहला है ख्वान ए पुर नेमत, दूसरा है हौज उल हयात, तीसरा है नूह सिपिहर और चौथा है हस्त बिहिस्त। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा थर्ड, नूह सिपिहर। अमृत कुंड जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, यह नूह सिपिहर फारसी ग्रंथ में अनुदित किया गया है। नूह सिपर का जो अर्थ होता है नौ आकाश, जिसको 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो द्वारा भारत के प्रशंसा में इसको लिखा गया है। यह खुसरो की एकमात्र कृति है जो उन्होंने किसी के कहने पर नहीं लिखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, मुगल शासक सिंध की घुमंतू पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि पहला है वे उन्हें इस्लाम में दीक्षित करना चाहते थे, दूसरा है वे उन्हें सोहरावर्दी सूफी सिलसिले के प्रभाव में लाना चाहते थे, तीसरा है साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उनके स्थानबद्ध बनाना चाहते थे, चौथा है वे उन्हें विशाल पशुधन को अपने इस्तेमाल के लिए हासिल करना चाहते थे। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा थर्ड, साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उन्हें स्थानबद्ध करना चाहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा यानी अस्पताल का निर्माण कराया था? पहला है हुसंग शाह, दूसरा है गियास शाह, तीसरा है महमूद खलजी प्रथम, चौथा है महमूद खलजी द्वितीय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, महमूद खिलजी प्रथम।
मालवा में खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो महमूद शाह प्रथम को माना जाता है, और महमूद शाह को मिस्र के खलीफा ने सुल्तान के रूप में मान्यता दी थी। और मेवाड़ के राजा कुंभा से हुए युद्ध में दोनों पक्ष अपने अपने विजय का दावा किए, और इस विजय के उपलक्ष्य में महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित करवाया। तो उसने मांडू में चिकित्सालय एवं आवासीय महाविद्यालयों की स्थापना भी की। फरिश्ता कहते हैं कि सुल्तान महमूद विनम्र, साहसी एवं विद्वान शासक था। उसकी हिंदू मुस्लिम प्रजा संतुष्ट थी, और इस सुल्तान का रण शिविर घर जो है युद्ध मैदान आराम सा था। एक बार फिर से बता देता हूँ कि फरिश्ता कहते हैं कि उसका जो है रण शिविर घर था और युद्ध मैदान आरामगाह था। महमूद ने मांडू में दार उल हदीस की स्थापना की थी। और महमूद ने मांडा में दार उल हदीस की स्थापना की थी। और 1511 में महमूद शाह द्वितीय द्वारा जब सुल्तान बना तो उसने चंदेरी के मेदिनी राय को प्रधानमंत्री का पद दिया, और महमूद द्वितीय राणा संग्राम के हाथों पराजित हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा सुल्तान कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया था? पहला है सुल्तान सिकंदर लोदी, दूसरा है सुल्तान हुसैन सरकी, तीसरा है ग्वालियर के राजा मान सिंह, और चौथा है अमीर खुसरो। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दूसरा, सुल्तान हुसैन सरकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया? पहला है मौलाना अब्दुल्ला अजूधनी, दूसरा है शेख अब्दुल्ला, तीसरा है शेख अजीजुल्लाह, और चौथा है शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है। पहला है मुल्ला दाऊद, दूसरा है कुतबन, तीसरा है मंझन, और चौथा है मलुक दास। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फोर्थ, यानी कि मलुक दास नहीं है। बाकी तीनों मुल्ला दाऊद, कुतुबन और मंझन जो है प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है और जिसके रचयिता ने उन्हें जहांगीर को भेंट किया था? पहला है मुआसिर उल उमरा, दूसरा है तज़किरात उल उमरा, तीसरा है अखबार उल अख्यार, और चौथा है ज़खीरत उल ख़वानीन। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा थर्ड, अखबार उल अख्यार। इस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है और जिसके रचयिता ने उन्हें जहांगीर को भेंट किया था। अगर बात करें अखबार उल अख्यार ग्रंथ में, तो हिंदुस्तान के सूफी संतों की यात्रा वृत्तांत दिया गया है और इसके रचयिता ने जहांगीर को भेंट किया था। और सबसे प्रसिद्ध जो तज़किरा अब्दुल हक मुदस्सिर देहलवी की अखबार उल अख्यार है, यानी कि अब्दुल हक मुहद्दसिर देहलवी, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इसके रचनाकार हैं।
अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस शहजादे या अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई गई? पहला है शाहजादा मुराद, दूसरा है शाहजादा खुर्रम, तीसरा है ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खान, चौथा है अब्दुल रहीम खान खानन। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण में मिलती है? पहला है पीटर मंडी और मैनरिक, दूसरा है बर्नी और मनुची, तीसरा है ट्रेवनियर और फ्रायर, चौथा है मास्टर स्ट्रैनसम और जॉर्ज रोक्स। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ट्रेवनियर और फायर। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? पहला है भक्तमाल, दूसरा है वैष्णव तबज्य भास्कर, तीसरा है 84 वैष्णवों की वार्ता, चौथा है 252 वैष्णवों की वार्ता। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि भक्तमाल में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है और भक्तमाल जो है नाभादास की कृतियों में से एक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा भक्तमाल। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम जून 2020 के पहला पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसका हमने डिस्कशन किया। इसमें जो भी आपको क्वेरी रह गई हो, यानी कि जो भी कुछ आपको पूछना हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको जो सुझाव देना हो वो भी दे सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।